Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I am Shahzad Wahid and we have started chapter number 14 और आज हम लेंगे उसका लेक्चर नंबर 2, राइट स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये प्लांट मूवमेंट में आप समझ लें कलीदी इसकी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज कि इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ओवरऑल एक व्यू देना है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से किस तरीके से ज़मीन की अथाह गहराइयों से प्लांट के लीव्स के टॉप्स तक पहुँच रहे होते हैं। सो आज के लेक्चर में आप लोगों ने तमाम की तमाम चीज़ों को बहुत ध्यान से गौर से सुनना है। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बार बार लेक्चर नंबर 2 का रेफरेंस दूंगा, right? So if you are a very good student and really you want to enjoy the learning, so then you should put out your copies and you should put out your pens, open up your eyes and brains and ears and be ready for a lovely flight, right? So let's move to the whiteboard. Look at this, my dear students. हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए पहले आपसे बताते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आंसर इज नंबर 1 कि हम बात को शुरू करेंगे सॉइल से, राइट? और फिर आपको पता है कि हमारा प्लांट बेसिकली सॉइल के अंदर एंकर्ड होता है, तो फिर हम लोग बात करेंगे किसकी? रूट्स की, राइट? फिर हम ये देखेंगे कि अगर रूट्स का काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो क्या एलोन वाटर एब्जॉर्ब होगा या इसमें कोई और चीज भी एब्जॉर्ब होगी, और अगर वो बाकी चीजें भी एब्जॉर्ब हो रही हैं तो फिर रूट्स के लेवल पे वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट में ऑपरेशनल है। देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट and we call it as what? stem, right? अब स्टेम एक छोटा सा ट्री भी हो सकता है और मुमकिन है कि वो कैलिफोर्निया के रॉयल गार्डन का कोई 400 फुट ऊंचा प्लांट भी हो सकता है। तो स्टेम का अपना एक रोल है, ठीक है? ये स्टेम के अंदर वाटर कैसे मूव करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, मीन्स फ्रॉम द रूट, एंड देन असेंड अप टू द लेवल ऑफ लीव्स, राइट? और फिर हम एंड पे ये देखेंगे कि जो हमारे लीव्स हैं उनका भी कोई रोल है मूवमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स वगैरह में या नहीं, राइट? फिर आपको ये बात भी पता है कि प्लांट्स दे आर बेसिकली डूइंग व्हाट? फोटोसिंथेसिस बाय मींस ऑफ कोर्स लीव्स। तो वो क्या बनाएंगे? फूड। तो आखिर पे हम ये देखेंगे कि वो वाली फूड का यूजेज क्या है, और अगर यूज होने के बाद एक्स्ट्रा बच जाए तो उसका स्टोरेज कैसे पॉसिबल है। दिस इज ऑल। ये 5 चीजें ही हैं जो आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर आप लोगों ने आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से गौर से सुन लिया तो एटलीस्ट आप लोगों के पास एक प्राइमरी पिक्चर बन जाएगी कि बेसिकली हम किन फोर्सेस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो फिर आसानी से वाटर मूव करेगा फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ टू द हाइट्स ऑफ द स्काईज, राइट? तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आप आज के लेक्चर को अपने माइंड में रखें, और जब हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करें तो उस पिक्चुअल मेमोरी, उस पिक्चर को जो हम आज ड्रॉ करेंगे आप अपने साथ साथ रखिएगा। आपको पता चलेगा कि अब हम लोग लेक्चर में उस पर्टिकुलर प्लांट के किस लेवल का एड्रेस कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने लाइन लगाई है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? सॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होगा और जाहिर है ये जो पार्ट होगा ये एरियल पार्ट है, मीन्स जो हवा में है। तो जाहिर है अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो जाहिर है ये एक रूट होगी
और इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर आपको पता है क्या होंगे, रूट हेयर्स, राइट। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद हो तो आपको याद होगा कि अबाउट 67% जो एरिया है एब्जॉर्प्शन का वो हमारे रूट हेयर्स ऑफर कर रहे होते, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्या है हमारे रूट हेयर्स, दे आर बेसिकली पासिंग बाय द सॉइल पार्टिकल्स, जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर बेसिकली सॉइल पार्टिकल्स, राइट। जाहिर है इट इज ऑल अराउंड, लेकिन हमने अपने ईज के लिए इसको सिर्फ इसी जोन में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर क्या है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग सॉइल को डिस्कस कर रहे हैं, मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आए हम सबसे पहले सॉइल ही की बात करते हैं। सॉइल, सॉइल प्लांट बॉडी को क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है, तो नंबर 1 इज एंकरेज। प्लांट अपने आप को इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर मीडियम में एंकर कर लेता है, गाड़ लेता है, राइट। अगर यह गड़ा होगा तो डेफिनेटली इट विल रिमेन इरेक्ट, इट विल बी एबल टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फ्रॉम द सन, तो ये पहली बात हो गई। फिर इसके अलावा सॉइल हमें और क्या प्रोवाइड कर रही है, जाहिर है वाटर। वाटर भी हमें सॉइल से ही मिलता है। इसके अलावा मींस वाटर के अलावा जो चीज मुझे यहां से सॉइल से ऑब्टेन होती है, दैट इज मिनरल्स, राइट। और इसके अलावा जो चीज मुझे यहां से ऑब्टेन हो सकती है, दैट इज द सॉल्ट्स, राइट। और ये वाले दोनों फैक्टर मीन मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये दोनों कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। फिर जो चीज हमें सॉइल से और ऑब्टेन हो सकती है, दैट इज ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और खास तौर पे जब मैं ऑर्गेनिक की बात करूंगा तो वो नॉर्मली क्या होंगे, फर्टिलाइजर। क्या होंगे स्टूडेंट्स? अब हमने ये देखना है कि ये सारी की सारी चीजें जो मुझे वाटर से मिल सकती हैं, सॉइल से मिल सकती हैं, वो किस किस फॉर्म में होंगी और किस किस फोर्स के तहत वो इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के अंदर मूव कर सकती हैं। तो पहली बात है कि क्या मूव करेगा, वो हमने स्टडी कर लिया है। वाटर मूव करेगा, मिनरल्स मूव करेंगे, सॉल्ट्स मूव करेंगे एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमने डिस्कस कर लिया व्हाट टू मूव एंड नाउ हाउ टू मूव, अगला स्टेप, ठीक है। तो हमने सॉइल को पढ़ लिया हम लोग। अब हम इसी पर्टिकुलर डायग्राम की ये वाली साइड यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर साइड में हम लोग लिखेंगे कि यहां पे ये वाली चीजें कैसे कैसे मूव कर सकती हैं। तो पहली बात है, हम लिखेंगे यहां पे हेडिंग फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पर्टिकुलर सॉइल में ऑपरेशनल हैं टू सप्लाई दीज पर्टिकुलर वाइटल सब्सटेंसेस टू द रूट्स। उसमें सबसे पहली फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, राइट। ये आपने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ऑफ कोर्स कि डिफ्यूजन क्या होती है, कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मूव करना है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है कि सन में हीट ज्यादा है, हमारी अर्थ के पास हीट नहीं है, तो हीट हमेशा सन से अर्थ की तरफ मूव करती है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हीट अर्थ से सन की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दे, राइट। तो चीजें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती हैं। अगर आप एक हिली एरिया में हैं और आप सिर्फ अपनी कार की ब्रेक को थोड़ा सा रिलीज कर दें और आप स्लोप पे खड़े हैं, तो योर कार विल बिगिन टू मूव ऑटोमेटिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो वो जो मूवमेंट है ये डाउन द ग्रेडियंट है, डाउन द हिल है, राइट। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने कार को नीचे वाली पॉइंट पर खड़ा किया तो आपकी कार खुद ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। इट इज नॉट पॉसिबल। तो चीजें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है, राइट। इसकी मिसाल और भी ले सकती है, जो हमारे लाहौर में तो
बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ एक नहर है लाहौर के अंदर, और गर्मियों के मौसम में आमतौर पे सिर्फ अगर आपके पास एक ट्यूब है थोड़ी सी बड़ी, आप उस ट्यूब को नहर में फेंकें और उसके ऊपर बैठ जाएं, तो आप बड़ी आसानी से फॉर एग्जांपल जल्लो से शायद मुगलपुरा तक पहुंच सकते हैं। तो अब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसको अपने ऊपर बैठे और आप ज़्यादा बुलंदी वाले वाटर से लोअर बुलंदी वाले वाटर की तरफ खुद बहुत चलते चले गए, राइट। सो ये है बेसिकली डिफ्यूजन के मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फर्ज कर लेते हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ज़्यादा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम है, कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर कम क्यों है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर ज़्यादा क्यों है, तो आप बताएंगे कि यहाँ से वाटर इस पर्टिकुलर रूट हेयर के अंदर एक्टिवली बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वाटर कंज्यूम हो रहा है, जहाँ से वाटर कंज्यूम होगा वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो वाटर हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सेम विल बी ट्रू फॉर सोडियम, फॉर पोटासियम, फॉर मैग्नीशियम, फॉर जिंक एटसेट्रा। कि रूट हेयर्स के पास या रूट्स के पास चूंकि वो कंज्यूम हो रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम, और उसकी विसिनिटी में ज़्यादा और ज़्यादा, उसकी विसिनिटी में और ज़्यादा। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा टूवर्ड्स द रूट मूव करेंगे जहां वो कंज्यूम हो रहे हैं, जहां उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये थी मेरे पास पहली फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई होगी, राइट। याद रखें इस वाले केस में मैंने किसी मेम्ब्रेन का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैंने ये बात कही है कि मॉलिक्यूल्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब हम अगली बात कर रहे हैं, जो अगली फोर्स यहाँ पे ऑपरेशनल होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किस बला का नाम है? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। देखिए डिफ्यूजन में मैंने क्या वर्ड आप लोगों की नजर किया था, तो आंसर इज सॉल्यूट। सोडियम की बात की थी मैंने, पोटासियम की बात की थी, जिंक की बात की थी, मैग्नीशियम की बात की थी, कॉपर की बात की थी, नाइट्रेट आयंस की बात की थी। ये सारे क्या हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन इस वक्त जब मैं ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तज़किरा किया है वाटर मॉलिक्यूल्स का, राइट। किसकी बात की है मैंने स्टूडेंट्स? वाटर मॉलिक्यूल्स की। So movement of solvent particles mean water particles from a region of higher concentration to region of lower concentration is called osmosis. लेकिन इसके अंदर जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दिया जान के, वो क्या है? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहां पे एक तो चीज आपने बोली वाटर, दूसरी चीज आपने बोलनी है पीपीएम। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो यहाँ पे जरूर इस्तेमाल होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग इज कि इट इज बेसिकली डिफ्यूजन, मींस कि इस वाले केस में भी मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, राइट। ये वाली फोर्स यहाँ पे ऑपरेशनल है। उसके बाद अब हम मूव करेंगे थर्ड फोर्स पे, जो हमारे सॉइल के अंदर रूट्स पे अप्लाई हो रही है। वो वही थर्ड फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जब मैं वर्ड यूज करता हूं फैसिलिटेट करना, राइट, तो आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब किसी की हेल्प करना, राइट। जैसे कि शायद हमारे लेक्चर्स आप लोगों को बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में फैसिलिटेट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, राइट। तो अगर मैं चीज़ों को मूव कर रहा हूं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ अ फैसिलिटेटर, विद द हेल्प ऑफ अ मेंटोर, with the help of a very good teacher, right, with the help of a very good guide, with the help of a very good leader, तो हम फैसिलिटेट हो रहे होते हैं, राइट। तो अगर मैं चीज़ों को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन, तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगा?
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये हो गई मेरे पास थर्ड फोर्स। अब मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं कि आप एक रोटी को तोड़ना चाह रहे हैं। आप लोगों के पास अगर एक हाथ है तो तब भी आप रोटी को उंगलियों की मदद से तोड़ सकते हैं, लेकिन शायद आप छोटा पीस करेंगे। अगर आपको बड़ा पीस करना हो मिसाल के तौर पर, शायद आपको दोनों हाथों की जरूरत होगी। अब दोनों हाथों ने आपके काम को आसान कर दिया। आपके पास एक टेबल है, शायद आप उसे आसानी से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ एक बंदा और आ जाए तो अब आपको इस टेबल की मूवमेंट और जल्दी कर हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। एंड द सेकंड पर्सन जिसने आपको असिस्ट किया उस टेबल की मूवमेंट में, दैट इज बेसिकली योर फैसिलिटेटर। अब देखें, जो फैसिलिटेटर है उसने उस चीज को कैरी करके आपके साथ मूव किया। तो इन केस ऑफ दिस वेरी डिफ्यूजन, this particular carrier protein take that particular substance with it or bind that particular substance with it, and then it carries का तो उठा के लेके जाना that particular you can say molecule and give it to the interior of the cell or to the exterior of the cell। तो यहाँ पे जो रोल है वो किसका है? कैरियर प्रोटीन्स का, राइट। सो आपने यहाँ पे जो चीज ऐड रखनी है दैट इज द कैरियर प्रोटीन, राइट। तो ये वाली प्रोटीन्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये प्रोटीन्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कैसे रोल प्ले करती हैं? आई सेड कि ये आज का जो लेक्चर है ये पूरे लेक्चर की समरी है। आज मैं सिर्फ आपको थोड़े थोड़े से ट्रेलर दिखा रहा हूं। हम इन सारी की सारी चीजों को बड़ी डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज जो यहाँ पे ऑपरेशनल है दैट वन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मेरे पास ये है कि अब आप लोगों ने उन मॉलिक्यूल्स को भी मूव करवा देना है कि जो शराफत से मूव नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने तो कहा कि भाई आप आराम सुकून से शराफत से विदाउट यूज ऑफ द फोर्स मूव कर जाओ। तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं, या तुम डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाओ, या ऑस्मोसिस से मूव कर जाओ, या हम तुम्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं उसके थ्रू मूव को। जो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो अब हम घी को टिड्यूलियों से निकालेंगे, और हम उस पर्पस के लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो करेंगे। और यू नो हमारी बॉडी में जो फोर्स इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एटीपी, राइट। तो अगर मैं किसी सब्सटेंस को इस मूव करवा रहा हूं एटीपी के जोर पे तो ये कहलाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखने वाली बात यह है कि डेफिनेशंस में लिखा होता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ व्हाट? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये 100% ट्रू बात नहीं है, राइट। अब देखिए जरा बात को सुने। आपके पास कोई सब्सटेंस था 100 और आपके सेल के अंदर वो सब्सटेंस था से 25, राइट। तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है तो ये वाला पार्टिकल तो किस तरह मूव कर सकता है? ऑस्मोसिस से भी, डिफ्यूजन से भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी मूव कर सकता है। लेकिन क्या होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उसके बाद पहले वाली तीन फोर्सेस कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, उस टाइम फिर काम आएगी फोर्स। वो क्या करेगी? अगर उसके पास ये फैसिलिटी है, ये एबिलिटी है, तो उस 25 को भी उठा के 100 में डाल सकती है। तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम हो सकता है बियॉन्ड इक्विलिब्रियम इफ वी हैव गॉट द एनर्जी, राइट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द ग्रेडियंट भी हो सकती है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी हो सकती है, बट इन बोथ केसेस वी हैव टू यूज एटीपी। एटीपी के अलावा ये मॉलिक्यूल किसी की बात नहीं मानते। आपने मुहावरा सुन रखा होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर इन मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए हमें एटीपी यूज ही करनी पड़ती है, राइट। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी की सारी फोर्सेस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेशनल हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और आपको पता है, आपने ये बात चैप्टर नंबर 8 फंजाई में पढ़ रखी है कि अगर किसी एंजियोस्पर्म की बात की जाए, इस किसी फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए, तो यू नो वेरी वेल कि अगर उनके पास क्या नहीं है, रूट हेयर्स नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें एक और कंपेनियन, एक साथी दे दिया। एंड दैट वेरी कंपेनियन और फ्रेंड और साथी वाज आ माइकोराइजल फंगस। चलिए मैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डबल ड्रॉ कर देता हूं। इट इज बेसिकली माइकोराइजा।
राइट। तो ये जो हमारे पास माइकोराइजल फंगस है, ये क्या कर सकती है, ये वही काम कर सकती है जो रूट हेयर्स कर रहे थे, यानी कि इसका काम भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करना था और हेल्प करना था किस में, टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, राइट। और ये सारी की सारी चीजें यहां से क्या करेंगी, मूव करेंगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा बात को आपने गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारी की सारी चीजें, जी सारी की सारी फोर्सेस जब ऑपरेट करेंगी, तो ये समझ लें कि आप लोगों के पास हजारों नहीं लाखों मिनी पंप्स लगे हुए हैं, राइट। चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कभी बादशाही मस्जिद गए हो तो उसके सेंटर में एक पॉन्ड है, एक तालाब है, राइट। हम लोगों ने उसको भरना है। हम उस पर्टिकुलर तालाब को दो तरीकों से भर सकते हैं। पहला मेथड मेरे पास ये है कि मैं एक ही बड़ा सा पाइप और एक बहुत बड़ा पंप पीछे लगा दूं। शायद ये काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी बहना भी शुरू कर देगा और हमें एक बहुत बड़ी फोर्स भी चाहिए होगी। लेकिन उसकी निस्बत में ये वाला काम भी कर सकता हूं कि मैं वहां पे 20 या 25 छोटे छोटे पंप लगा दूं। अब मेरी एनर्जी की प्रोडक्शन भी कम हो गई, वो स्पिल भी देर से होगा और वो मुसलसल भरा भी रहेगा। तो नेचर इज बेसिकली डूइंग एवरीथिंग एट माइक्रो लेवल। अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटी छोटी फोर्सेस से बड़े बड़े काम ले रहे हैं। बात समझ रही है आप लोगों को। तो यहां पे ये वाली छोटी छोटी पंपियां, छोटे छोटे पंप्स, किसकी बात कर रहे हो, रूट हेयर्स की, ये एक नहीं है, ये हजारों हैं। एंड ईच मिनी पंप और स्मॉल पंप इज बेसिकली पंपिंग what water, minerals, salts, organic fertilizers towards the root। यहां से भी सारी चीज मूव कर रही है, यहां से भी मूव कर रही है, यहां से भी मूव कर रही है, ठीक है। और मूव करने के बाद दे आर बेसिकली पुशिंग ऑल एसेंशियल्स टूवर्ड्स द रूट। और उस टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया को, जिसे मैं अब रेड पेंट कर रहा हूं, राइट, दैट वेरी एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, रूट। तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट और सोल्यूट मींस मिक्सचर मीन सॉल्यूशन का जो प्रेशर है ऑन द रूट टुवर्ड्स द रूट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, राइट। मैं फिर वही मिसाल दे रहा हूं। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वही हमारी बादशाही मस्जिद का तालाब है और ये वो छोटे छोटे पंप्स हैं जो उसको फिल कर रहे हैं। तो कितनी स्पीड से वो फिल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द रूट प्रेशर, राइट, रूट प्रेशर। तो ये सारी की सारी फोर्सेस अब दोबारा से एरो लगा रहा हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो। एक P1 फॉर एग्जांपल ये लगा रही है, एक P2 ये लगा रही है, एक P3 ये लगा रही है, P4, P5, P6। तो इन सब के प्रेशर्स अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, चीजों को उठा के इस सेंट्रल जोन में फेंक रहे हैं। तो इन सब पार्शियल प्रेशर्स का सम क्या कहलाएगा, रूट प्रेशर। नाउ water is present at the base of the plant means in the root, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर प्लांट को ऊपर एक्सटेंड करते हैं, राइट, समथिंग लाइक इट, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर फिर से ये कैनोपी है सारी की सारी, और इस पर्टिकुलर कैनोपी में जाहिर है यहां पे क्या प्रेजेंट है, लीव्स। और ये वाला जोन मेरे पास क्या था, जाहिर है स्टेम। और ये सारे का सारा जोन यहां से लेके यहां तक इट वाज रूट। तो रूट तक हमने पानी को पहुंचा दिया यूजिंग दीज फोर फोर्सेस। अब अगली बात, अगर ये पानी यहां पर पहुंच गया है तो फिर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट से या इस पर्टिकुलर पॉइंट से या इस पर्टिकुलर पॉइंट से रूट के अंदर कैसे मूव कर रहा है। अब हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और उस क्रॉस सेक्शन से हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। वी डोंट हैव स्पेस ओवर हियर, सो वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। लेट्स गो देयर। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक रूट हेयर ड्रॉ किया है, राइट, और इस रूट हेयर को मैंने जोड़ दिया है एक
क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट के साथ, राइट। अब आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर रूट में क्या प्रेजेंट थी, जाहिर है ये एपिडर्मिस, इट वॉज बेसिकली एपिडर्मिस। और इस तरह के और सेल मुझे कहां नजर आ सकते हैं, यस परफेक्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, एंडोडर्मिस, राइट। अब अगर आप लोग एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के सेल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाले सेल डंबल शेप है, मीन दरमियान में से मोटे हैं और साइडों से पतले हैं। अगर और कोई नाम याद करना चाहें तो आप इसको ढोलक जो हमारे बजाई जाती है किसी मेहंदी या शादी ब्याह के फंक्शन पे, उसकी शेप से भी माइंड में रख सकते हैं, राइट। अब इस तरह के ही सेल मुझे एंडोडर्मिस में भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के सेल्स, समथिंग लाइक इट। लेकिन आपने मेरी इस बात को 1000 से भी ज्यादा तवज्जो से सुनना है। वो क्या कि अगर आप लोग इस एंडोडर्मिस के सेल्स को देखो, सॉरी एपिडर्मिस के सेल्स को देखो, तो अगरचे आप लोगों को ये बज़ाहिर जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन आप उसको यूं परसीव करें कि जैसे ये ईंटें हैं जो साथ साथ तो पड़ी हुई हैं, लेकिन इनके दरमियान में सीमेंट प्रेजेंट नहीं है, जोड़ प्रेजेंट नहीं है। अभी भी इनके दरमियान में स्पेसेस हैं, क्रीवाइसेस हैं, दरारें हैं। सम टाइम अगर मैं इसके एक साइड पे रख के पानी डालूं तो शायद तरफ से निकल आए, राइट। तो ये इनके दरमियान में भी गैप्स हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इसी किस्म के सेल्स को उन्हीं ईंटों के दरमियान में क्या लगा दूं, सीमेंट लगा दूं, तो वो प्रॉपर जुड़ गई हैं। अब उनके दरमियान में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो एपिडर्मिस के सेल्स में और एंडोडर्मिस के सेल में ये बड़ा बुनियादी फर्क है कि इन पर्टिकुलर एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां जहां पे आपस में मिल रहे थे, नेचर ने वाटर प्रूफ मटेरियल्स लगा दिए हैं और इनके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट जिसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ना हो उसको जीरो कर दिया। बात को जरा गौर से सुने। इस वाले केस में वाटर है, वो इसकी माइक्रोस्कोपिक गैप में से बाहर आ सकता है। अब इसमें कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुई, सिर्फ सेल वॉल से भी काम हो गया। लेकिन जब मैंने ये वेज ब्लॉक कर दिए तो अब उस मॉलिक्यूल को नॉट ओनली सेल वॉल से गुजरना है, सेल मेम्ब्रेन में से गुजरना है, साइटोप्लाज्म में से गुजरना है, तो ही वो बाहर निकल सकेगी। तो जाहिरी कदो कामत से शख्सियत का अंदाजा ना कर, जितने ऊंचे पेड़ थे उतना घना साया न था, राइट। तो अगरचे इसके सेल में बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनकी वो एफिशिएंसी नहीं है जो उससे कंपैरेटिवली छोटे सेल्स की। सो दे आर मोर एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग ट्रैफिक एज कंपेयर टू दीज एपिडर्मल सेल्स, राइट। तो बात हुई कि यहाँ पे दो किस्म की डर्मिसेस है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज आउटर कॉल्ड एज एपिडर्मिस एंड इनर कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, राइट। अब देखते हैं कि इस एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान में क्या है। तो आंसर है, लुक एट दिस, कि इसके दरमियान में हमारे पास ओवल शेप सेल्स हैं। यहां साइड से ड्रॉ सकते हैं, तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो सेल्स है ये क्या है, कॉर्टेक्स के सेल्स। लुक एट दिस, सर्कल्स में अरेंज होते हैं ये, और इनके दरमियान में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि ये वाले सेल्स दे लीव वाइड, काफी चौड़ी चौड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस छोड़ देते, राइट। आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप समझ गए होंगे कि मैं इन प्लेसेस की बात कर रहा हूं, इन प्लेसेस की बात कर रहा हूं। इन्हें हम लेबल करते हैं व्हाट, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात। और ये वाला जोन, ये सारे के सारा जोन जो एपिडर्मिस से स्टार्ट हुआ और एंडोडर्मिस तक क्या, जो एपिडर्मिस से स्टार्ट हुआ एंडोडर्मिस तक क्या, इस सारे के सारे जोन को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स। अब तक आपने 3 नाम सीखे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। फिर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एंडोडर्मिस के अंदर मूव करेंगे, पीप करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि यहां पे एक स्टार शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, समथिंग लाइक इट,
1, for example 2, for example 3, 4 and then 5. ये जो 5 आर्म्स है किसी स्टार के, दे आर बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग वाटर, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा इस जाइलम के पास है। जाइलम का जो वर्ड है, ये वर्ड निकला है जाइलोल से, और जब हम वर्ड यूज करते हैं जाइलोल तो इसका मतलब होता है वुड। तो आपके प्लांट की जो लकड़ी है वो सारी की सारी डेड जाइलम से ही बनी होती, राइट। बट आपने सुन रखा होगा कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, है ना। तो ये वाली बात अपनी याद रखनी है कि अगरचे डेड हो जाते हैं, लेकिन डेड होने के बाद भी वो वाइटल काम करते हैं जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे, मींस ट्रांसपोर्टेशन। अब हर दो जाइलम के बाजुओं के दरमियान, हर दो जाइलम के बाजुओं के दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रख दिए हैं, a group of other tissue रख दिया है, something like it here, 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 here and here. These red zones, मैं अब इन particular Z zones की बात कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे एक और टिश्यू रख दिया है। आप में से अक्सर लोग ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं, यस परफेक्ट, हम कहते हैं उन्हें क्या, फ्लोएम, राइट। और टिप आपके लिए ये है कि फेस से फ्लोएम और फेस से फूड, राइट। तो ये वाला टिश्यू जिसको मैंने रेड ड्रॉ किया हुआ है, जिसको मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम, राइट। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को। मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया माय डियर स्टूडेंट्स। जाहिर है अगर आपको इन सारी चीजों के नाम नहीं पता तो फिर डेफिनेटली आप इन चीजों के ऊपर वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैंने अभी पाथ लिखना है वो आप नहीं समझ सकते थे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर वाटर और मिनरल्स कहां पहुंच गए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट डायग्राम में डॉट लगाया था कि वो उन 4 फोर्सेस की वजह से यहां पहुंच गए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। थोड़ा सा डायग्राम को कोशिश करते हैं ब्यूटीफाई हो जाए, राइट। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स कहीं यहां पहुंच गए हैं तो यहां पहुंचने के बाद आगे मूवमेंट किस तरह की हो सकती है, तो वो हम लिख रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इन द रूट्स। और इनसाइड रूट में और ज्यादा प्रिसाइज लिख रहा हूं कि रूट के अंदर क्या होगा। इनसाइड रूट मींस कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये यहां तक कैसे मूव करेंगे। तो आंसर ये है कि उसके लिए मैं आप लोगों को आसानी पैदा करने के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मैं सिंपल एक एरो के साथ लाइन लिखूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर चीजें कैसे मूव कर रही हैं। तो आपको फिर दोबारा से रिकॉल दे रहा हूं मैं, डिफ्यूजन, facilitated diffusion, osmosis and then active transport। ये सारी की सारी चीजें they are basically pushing water, minerals and fertilizers into the root hairs। ठीक है ना, यहां तक मेरा ख्याल आपको बात बहुत ज्यादा अब क्लियर हो गई होगी कि रूट हेयर्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस ऑपरेशनल है। अब वो जो रूट हेयर है, वो सॉरी ये जो 4 फोर्सेस हैं, दे आर बेसिकली पुशिंग वाटर टूवर्ड्स द रूट, हमेशा इधर को मूव करेंगे। और यहां से रूट हेयर्स पानी को किस में डाल देंगे, जाहिर है बाहर वाली सेल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर वाली डायग्राम पे इतनी एफर्ट की कि आपको कोई चीज मुश्किल ना अंडरस्टैंड करने में। तो ये वही लेयर में पहुंच गया पानी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिडर्मिस, समथिंग लाइक इट। एक्चुअल डायग्राम सेल की वो ऊपर ड्रॉ की हुई है मैंने, राइट। इन पर्टिकुलर सेल्स में से वाटर 2 तरीके से मूव कर सकता है। ये बात बहुत आपने गौर से सुननी है। उनमें से एक क्या है कि वाटर इन बिटवीन द सेल वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स गुजर गया। लुक एट दिस, दोबारा देखिए,
ये मेरे पास एपिडर्मिस का एक सेल था और ये मेरे पास एपिडर्मिस का दूसरा सेल था। हमने क्या कर लिया है, उसको मैग्नीफाई। ज़ाहिर जब मैं सेल को बड़ा करूंगा तो स्पेस भी बड़ी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर एपिडर्मिस के दरमियान मैंने क्या बोला था कि ईंटें जुड़ी हुई नहीं हैं, साथ रखी हुई हैं। तो वाटर दो तरीके से, दो रूट से गुजर सकता है। एक रूट मेरे पास है हमारे स्टूडेंट्स ये वाला। अब देखो कि ये दो एडजेसेंट मींस नेबरिंग सेल की सेल वॉल को इन्वॉल्व करते हुए दरमियान में से गुजर गया, सेल वॉल को इन्वॉल्व करते हुए गुजर गया, राइट। तो मैंने क्या बोला कि ये वाला पाथवे कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। अब दूसरी बात, क्या किसी और वे से भी वाटर यहां से मूव कर सकता है? तो आंसर इज यस। दूसरा वे ये है कि वाटर अब प्रॉपर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर से गुजरे। जब वो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर से गुजर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये सेल वॉल को भी क्रॉस कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर रहा है, साइटोप्लाज्म को भी इन्वॉल्व कर रहा है और आगे मूव कर रहा है। इस पर्टिकुलर पाथवे को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। इन दो तरीकों से इसने एपिडर्मिस को क्रॉस कर लिया, राइट। अब आपने और बात को देखना है कि ये यहां से पहुंचने के बाद आ गया किसमें, कॉर्टेक्स में। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों एरोज से आगे जो चीज लिखेंगे वो क्या आ जाएगी, कॉर्टेक्स। सो नाउ वाटर हैज जॉइंड व्हाट, कॉर्टेक्स। वाटर, मिनरल, सॉइल, व्हाटएवर मिक्सचर कह लेते हैं इसको, चले इसको मिटा देते हैं, हम इसे सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है, नाउ इट हैज जॉइंड व्हाट, द कॉर्टेक्स। अब जरा बात को गौर से देखें कि ये जो मेरे पास कॉर्टेक्स है, राइट, जो मेरे पास कॉर्टेक्स है स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में तो अभी भी डिस्कस किया था कि बहुत बड़े बड़े क्या हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो क्या करो, आसानी से एपोप्लास्टिक पाथवे यूज कर लो। तो 90% वाटर एपोप्लास्टिक पाथवे से मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा कि एपोप्लास्टिक पाथवे से इन सेल्स के दरमियान से होता हुआ यहां पहुंच जाएगा, राइट। लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि वाटर इस पर्टिकुलर वे को ऑप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर भी कॉर्टेक्स के अंदर भी मेरे पास दो वेज ही ऑप्ट होंगे। उनमें से एक का नाम क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे, और दूसरे का नाम क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो शायद 90% वाटर एपोप्लास्टिक पाथवे से मूव हो रहा होता है और सिर्फ 10% सिम्प्लास्टिक वे से मूव कर रहा होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे सबसे बेहतर कब है, जब मेरे पास प्लेंटीफुल वाटर प्रेजेंट। हम लोगों ने अपने कॉर्टेक्स के सेल को फुल सैचुरेट कर लिया वाटर से, अभी भी स्पेयर वाटर पड़ा हुआ है, तो सेल्स के अंदर पड़े हुए वाटर को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है, साइडों वाले पानी से ही काम चला लो। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपने अपने पौधे को 2 दिन से पानी नहीं दिया, तो आप लोगों की सॉइल में जितना पानी था सारा कंज्यूम हो गया। अब क्या होगा, अब हम लोग एपोप्लास्टिक पाथवे की ट्रांसपोर्ट को कम कर देंगे और अब हम लोग इस वाटर को सेल्स के अंदर से ही गुजारेंगे। तो जब मैं सेल के अंदर से ही गुजार रहा हूं तो पाथ क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे। आप बहुत ही ढीठ हैं, आपको सिर्फ अपने खाने की फिक्र है, आपने पौधे के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अब 3-4 दिन गुजर गए, अब क्या होगा? आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स। देखें, नेचर या प्लांट के सेल्स नेवर ट्राई टू लूज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, उसकी कंपोजिशन को खराब नहीं करना चाह रहे। तो अब जरा सोचें कि अब पानी का कोई रिजर्वायर था प्लांट बॉडी के अंदर, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही कहा है। आप लोगों ने वैक्यूल भी तो रखा हुआ था रिजर्व टाइम के लिए। अब हम क्या करेंगे कि हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए वैक्यूल में स्टोर्ड पानी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो फिर बहुत एक्सट्रीम केसेस में एक तीसरा वे भी ऑपरेट होना शुरू हो गया, और उस तीसरे वे का नाम क्या था, वैक्यूलर पाथवे। उसका नाम मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, वैक्यूलर पाथवे। तो कॉर्टेक्स में से
अब एक और वे भी यूज होना शुरू हो गया और उसका नाम क्या था? वैक्यूलर पाथवे। तो कॉर्टेक्स में कितने वेज इस्तेमाल होना शुरू हो गए? 3, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड वैक्यूलर पाथवे। अब इन तीनों वेज से पानी इवेंचुअली कहां आ गया? इट इज इंपॉर्टेंट। इन तीनों वेज से इवेंचुअली पानी आके खड़ा हो गया किसके सामने? एंडोडर्मिस के सामने, एंडोडर्मिस के सामने, राइट। और इस एंडोडर्मिस से अब ये जो वाटर है इट विल मूव टुवर्ड्स जाइलम। आप कहेंगे कि शायद सर कुछ यहां लिखना भूल गए, राइट। लेकिन आंसर ये है कि मैंने डेलिबरेटली इस जगह को छोड़ा है और मैं दोबारा आपको पुरानी डायग्राम पे वापस लेके जा रहा हूं। आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी कि एंडोडर्मिस में नेचर ने इन चीजों को ईंटों से जोड़ दिया है। मीन 2 सेल्स के दरमियान में से पानी के गुजरने का रास्ता बिल्कुल नलिफाई कर दिया, जीरो कर दिया। तो वो कौन सी चीज थी जिसने ये वाला काम किया? तो आंसर था कि एक वैक्सी वाटरप्रूफ मटेरियल जो किसी खास स्ट्रिप्स की फॉर्म में यहां लगा था, उसको हम नाम देते थे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से पानी एपोप्लास्टिक पाथवे से नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने पानी को एंडोडर्मिस में से गुजारना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वेज बचते हैं। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है? सिम्प्लास्टिक पाथवे, और दूसरे का नाम क्या है? वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, वैक्यूलर पाथवे। अब आ गया जाइलम में। तो हम अब प्रीवियस बोर्ड पे वापस चलेंगे जहां हमने पूरे प्लांट की डायग्राम बनाई थी। आपको मैंने ये बता दिया है कि हमने पानी को जाइलम तक पहुंचा दिया है। किसके जाइलम तक? रूट के जाइलम तक। कैसे कैसे पहुंचा, कौन कौन से वेज उसने ऑप्ट किए, और बहरहाल इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, कोई आसानी नहीं है, कोई वे नहीं है, लेकिन यही वो चैनल्स हैं, वही रास्ते हैं कि जिनसे गुजर के आखिरकार इस वाटर को जाइलम तक पहुंचना है। सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट कॉलम अगेन। प्रीवियस बोर्ड में हमने ये देखा था कि वाटर को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर पहुंचा दिया है। दैट इज लाइंग समवेयर हियर। ये वाला पाइप मुझे क्रॉस सेक्शन में कहां नजर आया था? स्टार में। एंड दैट वेरी स्टार शेप पार्ट ऑफ द वास्कुलर बंडल वाज जाइलम। तो मैंने इसको जाइलम लेबल कर दिया है। पानी का ताल्लुक है ही जाइलम के साथ। मुस्लिम हिस्ट्री में एक वाकया पेश आया हुआ है, आपको याद होगा कि जालिमों ने हमारे नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद कर दिया था, राइट ना। तो इसलिए मैं भी इस जाइलम को पानी से रिलेट रखता हूं समझाने के लिए भी, राइट। अब ये पानी यहां पहुंच गया, किसकी बेस में पहुंच गया? प्लांट की बेस में, कि रूट के जाइलम में पहुंच गया। अब हमने बात करनी है कि यहां से वाटर किन किन फोर्सेस के तहत ऊपर मूव कर रहा है। तो आपने जल्दी से रूट और स्टेम दोनों में अगर मैं जाइलम की बात करूं तो कौन कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं? तो आंसर है नंबर 1 होती है स्टूडेंट्स मेरे पास एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। एडिशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एडिशन होता है चिपकना। और एडहेसिव फोर्स क्या है? वो वाली फोर्स जो किसी मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपकाने में इस्तेमाल हो रही है। मिसाल लेते हैं, आपके पास एक एनवेलप है, वो जो खत डालने वाले लिफाफा होता है, आपने देखा होगा उस केस में कि उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑलरेडी गम चिपकाई हुई होती है। तो आप लोगों का पेपर ये एक इस तरह का मॉलिक्यूल है और गम दूसरी किस्म का मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं साथ। आप फर्दर इसकी तरफ से गीला करके दूसरी लेयर से भी चिपका सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर गम का दोनों तरफ कहां किसे चिपक जाना? कागज के साथ या एनवेलप के पेपर के साथ चिपक जाना बेसिकली क्या है? एडहीजन। और वो फोर्स जो इसको आपस में चिपका रही है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडहेसिव फोर्स। दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। तो आप देखें यहां पर
कि मैंने एक वर्ड यूज किया था जाइलोल, कि जाइलम का वर्ड निकला है जाइलोल से। जाइलोल का मतलब होता है वुड। अब आप ये इमेजिन करें कि ये आप लोगों के पास वुड है, दिस इज अ वुड। अब ये समझ लें कि मैंने एक LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ड्रॉ किया है किसका, जाइलम का, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही बारीक सी नाली, राइट। और इस बारीक सी नाली के अंदर वो किससे मूव करना है, वाटर के मॉलिक्यूल ने। आपने डिफरेंट मूवीज में देखा होगा कि कोई बंदा की जगह गिर जाए तो हम एक रस्सी की पौड़ी बना सकते हैं। डिफरेंट कमांडो एक्शंस में भी आपने देखा होगा कि वो रस्सी की पौड़ी बना लेते हैं और वो फिर उस पौड़ी के साथ ऊपर चढ़ सकते हैं। तो समझ लो जो हमारे कमांडोज हैं वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वो जो रस्सी हैंग कर रही होती है वो बेसिकली किसकी वॉल्स है, जाइलम की वॉल्स हैं। सो लिटरली these particular water molecules have to cling with the walls of what xylem and raise to the what top of the plant। तो ये वो समझ लें कि ये water molecules हैं, ये they are somewhere here and they are clinging, बिल्कुल साथ uphill मूव कर रहे हैं towards the exit point। तो ये जो फोर्स इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में और इस जाइलम वेसल की वॉल के दरमियान में है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। लेकिन एक फोर्स यहां पे और भी ऑपरेशनल है, और उस पर्टिकुलर ऑपरेशनल फोर्स का नाम क्या है, कोहेसिव फोर्स। ये कहां अप्लाई हो रही है, ये अप्लाई हो रही है मेरी रूट में और मेरे स्टेम के जाइलम में, राइट। इसे हम बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। और ये जो मेरे पास कोहेसिव फोर्स है हमारे स्टूडेंट्स, कोहेसिव फोर्स, कोऑपरेटिव फोर्स, ताउन करने वाली फोर्स। भाई अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे से या मैं आपसे कोऑपरेट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे क्लास में लगी हुई ट्यूबलाइट से मेरा क्या कोऑपरेशन हो सकता है, मैं तो शायद उससे सिर्फ फायदा ही ले सकता हूं, जब वो खत्म हो जाएगी उसको फेंक दूंगा। तो कोऑपरेटिव फोर्सेस आर कॉल्ड एज बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस। नॉर्मली कोहेसिव फोर्सेस सेम तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान में हैं, आपके मेरे दरमियान में है, राइट। और वो वाली फोर्स क्या है, इल्म की फोर्स, राइट। तो मैं बात ये कर रहा हूं कोऑपरेटिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस ऑलवेज बिकम ऑपरेशनल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम स्पीशीज, राइट। अगर आपने जैसे क्लिफ हैंगर एक मूवी थी उसमें देखा होगा, तो उसमें क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का हाथ पकड़ के उसे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। तो यही वाला केस यहां पर हो रहा है कि अगर आप लोग एक वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो ये अपने साथ दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है, तीसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है और चौथे मॉलिक्यूल को खींच रहा है, और इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूस चेन बन गई है वाटर मॉलिक्यूल्स की। ये जो कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ वाटर है, इट इज अनदर फोर्स that will ensure the movement of the water molecules from the depths of the soils to the tops of the leaves, right। तो ये है कोहेसिव फोर्सेस। ये किसके दरमियान में होगी, ये जाहिर है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ये किसके दरमियान में थी, ये थी बिटवीन द वाटर एंड जाइलम। एक्स ब्लू लिखा था मैंने, ब्लू ड्रॉ किया हुआ था ये, इसलिए मैंने इसको ब्लू ड्रॉ कर दिया। अब रह जाती है यहां पर ऑपरेट होने वाली तीसरी फोर्स, और तीसरी फोर्स का नाम मेरे पास क्या है, कैपिलैरिटी, राइट। और इसे हम कैपिलरी एक्शन भी बोल सकते हैं, कैपिलैरिटी भी बोल सकते हैं। चले हम लोग इसको कैपिलरी एक्शन ले लेते हैं। कैपिलरी एक्शन यानी कि ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आसानी प्रोवाइड करता है बाय ऑफरिंग क्लिंगिंग सरफेस फ्रॉम द ऑल साइड्स, राइट। यानी कि अगर आप लोग एक बहुत ही नैरो डायामीटर की ग्लास ट्यूब लें और आप उसे उसका जो लोअर एंड है वो जस्ट पानी में इमर्स करें, डुबोए रखें, तो आप देखेंगे कि पानी बहुत तेजी से उसके ऊपर चढ़ गया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उसको खींचा भी नहीं। लेकिन अगर आप सेम मटेरियल की ट्यूब थोड़े से बड़े डायमीटर के रखेंगे तो अब मॉलिक्यूल्स बहुत कम हाइट पे चढ़ेंगे। एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर कि ऊपर चढ़ते रहें तो फिर आप लोगों को उसको स्ट्रॉ की तरह से ऊपर से खींचना पड़ेगा, जैसे आप जूस पीते। लेकिन अगर वो डायमीटर बहुत कम हुआ तो ये मॉलिक्यूल आसानी से ऊपर भाग जाएंगे। तो ये वो वाली फोर्सेस हैं जो बेसिकली हमारे रूट और स्टेम के जाइलम में ऑपरेट होती,
राइट। इसकी वजह से वो वाला वाटर जो इस पर्टिकुलर रूट की बेस पे एज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर डेवलप हुआ था, अब ये भागा दौड़ा, मैंने जान के टर्म यूज की है, अब ये भागा दौड़ा कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। बात समझ आई? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये वाटर। दिस पर्टिकुलर वाटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, समथिंग लाइक इट। सो ये जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज ड्यू टू दीज थ्री फोर्सेस, राइट। अब बात करेंगे आखिरी 2 मिनट में इस पर्टिकुलर लेक्चर की आखिरी बात की। मैंने बोला कि ये लेक्चर फाउंडेशन है, आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की। अगर ये लेक्चर आपके माइंड में रहेगा तो आप लोगों को बहुत चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब अगर ये वाला वाटर माय डियर स्टूडेंट्स में लीव्स तक पहुंच गया है तो ये पर्टिकुलर लीव्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वाटर को कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट या थ्रस्ट देने के लिए। वो क्या है? वो है कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा लोअर वाटर पोटेंशियल इंश्योर करते हैं, राइट। व्हाट इज मेंट बाय लोअर वाटर पोटेंशियल? वही कहते हैं कि रूट में पानी की मिकदार हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और इस पर्टिकुलर टॉप ऑफ द ट्री पे वाटर का लेवल हमेशा कम होना चाहिए। जब ग्रेडियंट कायम रहेगा तभी वाटर हमेशा लोअर मतलब बॉटम ऑफ द ट्री से टॉप ऑफ ट्री की तरफ मूव कर सकेगा, बिकॉज यू नो कि थिंग ऑल वेव मूव्स फ्रॉम मार्जिन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आमतौर पर ये जो लीव्स हैं वो कॉन्स्टेंटली वाटर को यहां से निकालते रहते हैं। और आप बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने नाम पढ़ा हुआ है इस चीज का। इस प्रोसेस को जिसमें हम वाटर को प्लांट की जनरल बॉडी सरफेस में से लूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ट्रांसपिरेशन। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये क्या कर रही है कि ये कॉन्स्टेंटली एक पुल लगा रही है, खिंचाव लगा रही है टूवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ। ये समझ लेते हैं कि मैंने एक कोई 10 मंजिला बिल्डिंग थी और मैंने उस 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर क्या किया, आप लोगों से रस्सा खींचो। तो जो रस्सा खींचने की जो फोर्स लगा रहे हैं आप, दैट इज बेसिकली अ रोप पुल, राइट। अपवर्ड पुल है जो आप रोप पे लगा रहे हो। तो सेम इज द केस हियर। मैंने रोप की मिसाल इसलिए दी है कि ये जो वाटर की स्ट्रीम है ये कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली वाटर मूव कर रहा है। तो ये इज समथिंग लाइक अनब्रोकन रोप। और इस अनब्रोकन रोप के ऊपर वाटर के लॉस हो जाने की वजह से हमेशा यहाँ पे डेफिशिएंसी रहती है, जिसको फुलफिल करने की तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू रूट की रहती है। इसीलिए वाटर हमेशा कॉन्स्टेंटली अनब्रोकन कॉलम की वे में कहां से, रूट की गहराइयों से लीव्स की बुलंदियों तक पहुंचता रहता है। और उस पर्टिकुलर पुल का नाम मेरे पास क्या था? ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। तो ये वाला जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये अपवर्ड खींच रहा है किसको? वाटर को। ट्रांसपिरेशन पुल इज basically pulling water in upward direction and root pressure is basically pushing water in upward direction. So this push and pull is basically ensuring the movement of water molecules from the roots towards the leaves. So that's all for the introductory lecture of this very important topic, and if you have got all this picture in your mind, you will be very comfortable in upcoming lectures to understand the role of every force individually. Till that next lectures, take very good care of yourself and your great parents. Allah Hafiz.